नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं इस वक्त खबर समय फेसबुक लाइव। और जैसा कि आपको विदित होगा कि हमने आज सुबह ही अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें हमारा शीर्षक था कोरोना को हराना है। हमारा मकसद इस कार्यक्रम के लिए विशेष यह है कि हम चाहते हैं आज जिस तरह कोरोना की फिलहाल कोई दवा नहीं है, मगर कोरोना की दवा नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि इलाज नहीं हो रहा है, लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, वहीं कोरोना से पेशेंट ठीक होकर भी घर लौट रहे हैं। और इसी कड़ी में हम यह बताना चाहते हैं आपको कि कोरोना का इलाज सकारात्मक सोच और आपकी आत्म बल है, जिसे आपको ठीक रखना है। और सुरक्षा के जो उपाय सरकार द्वारा बताए जा रहे हैं, निर्धारित किए जा रहे हैं, उन्हें आपको मानकर चलना है। यही आपकी कोरोना के प्रति जंग का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। कल मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के बारे में मेरी सोच। कल मेरी बात हुई हमारे शहर के, सिलीगुड़ी शहर के जाने माने वरिष्ठ डॉक्टर जो दंत चिकित्सक हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल। वो पिछले 10 दिन पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। उसके बाद उनका इलाज हुआ और वो इलाज होने के बाद आज वो स्वस्थ होकर अपने घर पर हैं और अपने कार्य कर रहे हैं। मेरी कल जब डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल से बात हुई तो उन्होंने इस संबंध में मुझे जो अपने विचार व्यक्त किए, मुझे लगा कि वह हम अपने दर्शकों तक अगर पहुंचाएं तो इससे आपके बीच एक सकारात्मक सोच आएगी, जिससे आपको कोरोना से लड़ने में तो मदद मिलेगी, साथ में आपका कोरोना संक्रमित लोगों के प्रति जो सोच है वह भी खुलकर सामने आएगी। मैं ज्यादा विलंब न करते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। जैसा कल हमारी बातचीत हुई थी, तो मैं सर्वप्रथम यही जानना चाहूंगा कि अभी आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल खुश हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और घर में सब? घर में स्वस्थ है। बेटा भी पॉजिटिव हो गया था, हाँ, मिसेज भी, सब लोग स्वस्थ है। डॉक्टर साहब, अब सवालों की घड़ी में अगर बात, सवाल नहीं कहूंगा, ये एक बातचीत का दौर होगा सामान्य, क्योंकि आपने सुना है कि मैं चाहता हूं कि सकारात्मक एक पहल जो है, एक सोच जो है, जो समाज के अंदर जाए। तो पहला एक ही चीज है जो मेरे दिमाग में था कि आप जब पॉजिटिव हुए थे तो आपके अंदर पहली फीलिंग क्या आई थी, क्या लगा था आपको? देखिए, पॉजिटिव आने से पहले मैं नेगेटिव आ चुका था। क्रमबद्ध तरीके से आपको थोड़ा बताना चाहिए कि मेरे को करीब 5-6 जुलाई से थोड़ा सा फीवर हुआ था। बिल्कुल हल्का, उसमें कोई ऐसा विशेष सिम्टम, कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो ये 2-3 दिन जब फीवर चला तो उसी वक्त हम लोगों ने इसका मेडिसिन चला लिया था। जो भी स्टैब्लिश प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से मेडिसिन हमने शुरू कर ली थी। और उसके बाद में ये 3-4 दिन के बाद में कोई फीवर वगैरह भी वैसा नहीं रहा। पर फॉर दी सेफ्टी सेक हमने 12 तारीख को एक कोविड टेस्ट करवाया था, जो स्वाब टेस्ट है, उसको रियल टाइम RT-PCR कहते हैं। और 13 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट नेगेटिव थी। और उसके बावजूद भी फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स, चूंकि बुखार रहा था तो हम लोगों ने कुछ एसोसिएटेड टेस्ट करवाए थे। उसमें मलेरिया का टेस्ट था, टाइफाइड, विटल टेस्ट वगैरह, टेस्ट की रिपोर्ट वगैरह सब बिल्कुल दुरुस्त थी। उसके बावजूद भी चूंकि मैं थोड़ा सा डायबिटिक हूँ, तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर मैंने एक पुल्मोनोलॉजिस्ट सिलीगुड़ी शहर के, उनसे कंसल्ट किया। और उन्होंने तुरंत जब CT स्कैन किया तो CT स्कैन में कुछ कोविड रिलेटेड लीजन उनको दिखाई दिए।
और यही पहला अवसर था जब मुझे लगा कि नहीं, ये कोविड भी हो सकता है, क्योंकि अदर जो पॉसिबिलिटीज थी, चाहे वो मलेरिया हो, टाइफाइड हो, ये सब रूल आउट हो चुके थे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में फिर मैं जो है करीब 15 तारीख को यहाँ सिलीगुड़ी शहर के एक सरकारी नर्सिंग होम में एज ए प्रिकॉशनरी मेजर मैं भर्ती हुआ। और भर्ती होने के बाद में उन्हें अपना जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट चलाया, और उसको क्योंकि सीटी रिपोर्ट के आधार पे उन्हें कुछ जो कोरोना की जो अभी मेडिसिन वगैरह हैं, जिसके अंदर में उन्हें एंटीवायरल, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स या मल्टीविटामिन वगैरह स्टार्ट किया। और उन्होंने फिर एक टेस्ट करवाया। उन्होंने जब 18 तारीख को टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट मुझे 19 तारीख को मिली, वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पॉजिटिव आने के बाद मैं जिस बेसरकारी नर्सिंग होम में था, वहाँ पे उनके पास में कोविड रिजर्व बेड्स वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने डिस्कशन करने के बाद बताया कि आपको जो है कोविड सेंटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बातचीत के माध्यम से और फिर कोविड में भी एक सौभाग्यपूर्ण स्थिति थी कि वहाँ भी एक केबिन मिल गया, और मैं 19 तारीख की शाम को मैं वहाँ कोविड सेंटर में एडमिट हो गया। और उसके बाद फिर जो मेरा तीसरा टेस्ट हुआ, तीसरा टेस्ट 22 तारीख को हुआ था, वो फिर दोबारा जो है 23 को रिपोर्ट आई, वो पॉजिटिव था। और इसके बाद चौथा टेस्ट 24 तारीख को हुआ, जो कि रिपोर्ट नेगेटिव थी। उसके बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया विथ एन इंस्ट्रक्शन कि आपको एडिशनल 1 हफ्ते जो है घर पे क्वारंटाइन रहना है। और जब मेरे हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान मुझे किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम नहीं था, क्योंकि एडमिशन होने से पहले मुझे 2-3 दिन बुखार था, और बुखार का ऑलरेडी हम लोगों ने मेडिसिन वगैरह स्टार्ट कर लिया था। और उसके बाद में जो है मैं वहां से 25 तारीख को मैं छुट्टी होके सकुशल घर आ गया। ओके डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा आपकी उम्र क्या है इस वक्त? मेरी अभी 55 है। और आपको शुगर भी है? हाँ, थोड़ा शुगर का मेरे को कितना है शुगर डॉक्टर साहब, बता सकते हैं कितना है शुगर आपको? मेरे को खाने के बाद करीब करीब 200 सवा 200 के आसपास रहता है, और मैं मेडिसिन भी लेता हूँ। ठीक है, मतलब शुगर पेशेंट भी रिकवर कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई वो नहीं है। और आपकी उम्र भी जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई रिकवर करने में? ना, बिल्कुल नहीं हुई तकलीफ मुझे। तो एक्चुअल में पहली जो मेरी स्वाब की रिपोर्ट थी, RT-PCR, वो तो नेगेटिव ही आई थी। उसके बावजूद भी एज ए प्रिकॉशनरी मेजर मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था। हॉस्पिटलाइज होके जब वहाँ पे अलग टेस्ट वगैरह हुए, रेपिटेड जो है HRCT वगैरह हुई, तो उसमें पहली CT रिपोर्ट के अंदर में कुछ कोविड लीजन ऐसा लग रहा था। तो उस आधार पे जो भी प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक एंटीवायरल से शुरू करके हाई रेंज एंटीबायोटिक्स और साथ में स्टेरॉइड, और वहाँ पे जब मैं भर्ती था तो मुझे 4-5 दिन जो है वहाँ इंसुलिन पे भी रखा गया, और मुझे भर्ती होने के दौरान किसी भी तरह की कोई तकलीफ और सिम्टम नहीं था। ओके तो इसमें और एक सवाल ये है कि जैसे आपका जो टेस्ट का जो प्रोसेस था, उस टेस्ट प्रोसेस में आपको ज्यादा समय लगा या परेशानियां हुई, या आपको करवाने में बहुत ज्यादा, लाइक आप तो डॉक्टर हैं और शहर के जाने माने व्यक्ति भी हैं, तो आपको क्या सोर्स वगैरह भी लगाना पड़ा या नॉर्मली हो गया गवर्नमेंट की तरफ से? पहला टेस्ट मैंने जो कराया था वो प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर में कराया था, और उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। उसके दूसरे दिन रिपोर्ट भी आ गई थी मेल से। यहाँ पे वो कलेक्शन करके जो है सैंपल को कोलकाता भेजते हैं, और दूसरे दिन रिपोर्ट आ जाती है। तो पहली रिपोर्ट मेरी नेगेटिव थी। नेगेटिव होने के बावजूद भी एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हमने जो जो एसोसिएटेड टेस्ट वगैरह वो भी सारे करे। टाइफाइड से शुरू करके मलेरिया और वीडल टेस्ट वगैरह वो भी सब बिल्कुल सही था। ये तो पहली बार जब पुल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाया तो वहाँ पे कुछ कोविड रीजन मिलने की वजह से एज ए प्रिकॉशनरी मेजर जब मैं यहाँ भर्ती हुआ नर्सिंग होम में, वहाँ पे मेरा जो है सेकंड टाइम जो है कोविड टेस्ट हुआ, स्वाब टेस्ट हुआ, और जिसकी रिपोर्ट जो है 19 तारीख को पॉजिटिव आई। और इस तरह का टेस्ट करवाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। पहला टेस्ट भी प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर में हुआ था, और सेकंड टेस्ट जो हुआ था वो जब मैं भर्ती था दूसरे प्राइवेट नर्सिंग होम में, मतलब पहला ही एडमिशन था मेरा प्राइवेट नर्सिंग होम में, तो किसी तरह की दिक्कत आई। क्या मैं जान सकता हूँ इस टेस्ट के लिए आपको कितने रुपए देने पड़े प्राइवेट में? हाँ, इस टेस्ट का जो है 2250 रुपया
टेस्ट का रेट है प्लस 500 रुपया कलेक्शन चार्ज है। मुझे लगता है शायद यही रेट गवर्नमेंट ने फिक्स भी किया हुआ है। हाँ, मतलब निर्धारित जो मूल्य है वही आपको इसके लिए देना पड़ा था। तो हाँ जी। और अच्छा, और एक सवाल था कि जैसे आप पहले भर्ती हुए एक गैर सरकारी नर्सिंग होम में, वहां से जब आपका पॉजिटिव आया तब आपको शिफ्ट किया गया, तब आप गए सरकारी अस्पताल में। तो हाँ ये जी। जो गैर सरकारी और सरकारी अस्पताल का जो अनुभव है, चिकित्सा के हाँ मामले में कहिए या सेवा के मामले में कहिए, या फिर अगर सरकारी अस्पताल की बात करें तो वहां तो किसी तरह की कोई पैसे का लेन देन वाली बात ही नहीं है, वहां तो मुफ्त में है, जो बिल्कुल सर्वविदित है। बिल्कुल और गैर बिल्कुल सरकारी जो अस्पताल है वहां इसको ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसका चार्ज है। तो आप इन बिल्कुल दोनों में आपको क्या लगा, कहाँ आपको सुविधाएं मिली और क्या लगा, आपका थोड़ा अनुभव हमें शेयर कीजिए ताकि हमारे दर्शकों को पता लगे कि क्या क्या हो सकता है संभावित। देखिए, मैं अपने अनुभव शेयर करूं उससे पहले जो सबसे बड़ी बात है, कोरोना ये बहुत भयानक बीमारी नहीं है। ये एक सामान्य फ्लू हम्म। की तरह है, सर्दी जुकाम है, पर ये एक नए 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 तरीके का सर्दी जुकाम है। और इसका इससे रिलेटेड कोई अभी मेडिसिन भी जो है विकसित नहीं हुई है, और ना ही इसका हम्म। कोई वैक्सीन आया हुआ है। तो मेन तो हम्म। बातों बातों में या जिस माध्यम से भी हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, और एक कोरोना को लेकर एक पैनिक की स्थिति जो हम लोगों ने खुद तैयार की हुई है, और इससे एक डरने की स्कोर बिल्कुल बोर्ड जो। टाइप का हो गया, मुझे जो लग रहा है कि स्कोर बोर्ड टाइप का, जैसे क्रिकेट मैच होता है, लोग बोलते हैं आज का स्कोर कितना हुआ है, मेरे पास भी कुछ मैसेजेस हाँ आते हैं तो आज का स्कोर हाँ क्या है, माने इस टाइप का कुछ मैसेजेस आते हैं, तो स्कोर टाइप में काउंट करने लगे हैं कि आज कितना कोरोना पेशेंट हाँ है, कल कितना था, तो इसको स्कोर बना लिया है। हाँ। ये डर जो खुद ही स्कोर पैदा काउंट कर रहे हैं करने लोग। वाले, हाँ, हम्म। ये जो स्कोर काउंट करने वाले लोग जो हैं, अंपायर जो ग्राउंड के बाहर होते हैं, इन्होंने क्रिकेट को भी हरा दिया है। क्रिकेट को भी हरा दिया है। और इसको मेरे हम्म। ख्याल से इतने इस विकसित रूप में विथ हम्म। नेगेटिविटी चर्चा नहीं होनी चाहिए। हमें सकारात्मक सोच के साथ में समझने की जरूरत है। पर जो मरीज होता है, मान लीजिए कौन का पॉजिटिव हो रहा है, ये उसके बस की बात नहीं होती है। हालांकि गवर्नमेंट हम्म। ने सेट कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने के लिए कहा है, उनको तो निश्चित तौर हम्म। पे फॉलो करना ही है। बावजूद उसके भी कब पॉजिटिव कौन हो जाए, ये ट्रैक करना और कैसे हुआ ये ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि संजय जी आपने पूछा अनुभव, देखिए अभी तक हम्म। का हम लोग का जो जनरल अनुभव होता था, वो भी गैर सरकारी नर्सिंग होम और हम्म। सरकारी जो अस्पताल है उनका, इस कोरोना हम्म। पीरियड में जब मैं भर्ती था दोनों जगह, मेरा हम्म। अनुभव बिल्कुल उलट रहा। बिल्कुल उलट रहा। हम्म। क्योंकि अब ये जितने भी गैर सरकारी जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, देखिए वहां पे जितने डॉक्टर कार्यरत है, सबसे पहले तो जो हम्म। डॉक्टर आज काम कर रहे हैं उनको सैल्यूट जरूर करना चाहिए। वो कम से कम हम्म। दुबक कर घर में नहीं बैठे हुए हैं। ये उनके लिए एक सकारात्मक एक एक्नोलेजमेंट बनता है निश्चित तौर पे। पर बावजूद उसके, पर जिस तरह का हम्म। एक रवैया देखने को आ रहा है प्राइवेट नर्सिंग होम का, विशेषकर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और चार्जेस को हम्म। लेके जो इरेशनल चार्जेस है, युक्ति संगत हम्म। नहीं है किसी भी एंगल से। पर पेशेंट चूंकि डरा होता है और परिवार भी पूरी तरह से डरा होता है, और मुझे लगता है इसको बिल्कुल सही तरीके से काम में लगाकर पेशेंट से थोड़ा सा चार्ज के मामले में मुझे लगता है कि इतना न्याय नहीं हो पा रहा है। और मेरा सुझाव ये है कि प्राइवेट नर्सिंग होम को कुछ चीजें निश्चित तौर पे करनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट का डायरेक्शन भी हो। इससे पेशेंट और पेशेंट पार्टी को काफी रियायत मिलेगी, हम्म। सुविधा मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज फ्री संभव है, ये संभव नहीं है। किंतु जब रोगी हम्म। भर्ती होता है, देखिए अगर ये कोरोना महामारी का काल नहीं होता, तब भी पेशेंट को कई हम्म। तरह की चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनको ब्रीदिंग हम्म। प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनको निमोनिया हो हम्म। सकता है। आम समय के अंदर भी वो पेशेंट भी तो सारे भर्ती हम्म। होते हैं। अब चूंकि हम्म। कोविड चला हुआ है तो उसको लेकर सबके मन में भय ज्यादा है। तो प्राइवेट नर्सिंग होमों हम्म। में जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, वो ट्रीटमेंट सीट हम्म। जो है पेशेंट को मिलनी चाहिए। हमने क्या क्या मेडिसिन हम्म। चलाया, क्या क्या मेडिसिन का प्रोटोकॉल फॉलो किया, और वो प्रोटोकॉल बाय द गवर्नमेंट हम्म। और हेल्थ डिपार्टमेंट और नो, ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट पेशेंट प्रोवाइड करना चाहिए। दूसरा मसला ये है कि बिल रिलेटेड काफी इश्यूज आ रहे हैं, और हम्म। उसमें देखिए ये
बेवजह की बात भी नहीं है, कहीं कोई बात है, बात है। हम्म। बेवजह की बात भी नहीं है, कहीं बात है, बात है। डॉक्टर साहब शायद इस वक्त डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मुझे लग रहा है। तो डॉक्टर साहब जो कह रहे थे। हेलो, थोड़ा हाँ डिस्टर्बेंस था, डॉक्टर साहब। आवाज आ रही थी। हाँ हाँ हाँ, आई आई, अब बोलिए आप जी। हाँ, मैं ये कह रहा था संजय जी, अब कोरोना से हम्म रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, या तो पॉजिटिव है, सस्पेक्टेड केसेस हैं, तो इसमें हम्म अपने जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट नर्सिंग होम है, उनका रवैया थोड़ा सा मुझे है कि मानविकता के नजदीक होना चाहिए, कम से कम जहां तक कोरोना का सवाल है कि मेडिकल सेक्टर हम्म कोरोना को लेकर विशेषकर इस दौरान थोड़ी सी मुझे लगता है कि रियायत मानविकता के तौर पे हम्म बनती है। पेशेंट को जो है आप ट्रीटमेंट सीट प्रोवाइड कीजिए, और जो बिल जो भी हम्म बनता है उसको एक सरकारी इंटरवेंशन से थर्ड पार्टी ऑडिट का प्रावधान होना चाहिए निश्चित तौर पे, क्योंकि कई लोगों के इसमें इंश्योरेंस या मेडिक्लेम वगैरह भी होता है, वहां तो नर्सिंग होम की बातचीत और खिल जाती है। मैं इसलिए कह रहा हम्म हूं, मैं सिर्फ निंदा नहीं कर रहा हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत जो अनुभव रहा, इसके अंदर में एक आपको राइट ब्रीफिंग नहीं की जाती है। पेशेंट हम्म पार्टी को ब्रीफ करना है, और उसमें मुझे हम्म लगता है कि थोड़ा सा मानविक तौर पर हम लोग चाहें तो एक नैतिक बल हम लोग पेशेंट को भी और पेशेंट पार्टी को भी दे सकती है। पेशेंट पार्टी अगर जब पूछने जाता है डॉक्टर से, वो कहते हैं अभी तक तो ठीक है और कल का हमको पता नहीं है, तो क्या बोलने की जरूरत है ये, कल जब कुछ घटना होगी तो पता लग जाएगा। अब अभी क्यों खामखा पैनिक कर रहे हैं? और जबकि मेरा केस था, मेरा कोई पॉजिटिव केस नहीं था, वो नेगेटिव में भर्ती हुआ था, मैं प्रिकॉशनरी, चूंकि सिटी के अंदर में थोड़ा सा लीजन वगैरह था, तो उसके अंदर में हम्म होता क्या है कि हर पेशेंट को वो एक स्टेरॉइड दे रहे हैं, स्टेरॉइड देंगे तो शुगर वैसे बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा तो हम्म फिर इंसुलिन दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये स्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल, मैंने जब ट्रीटमेंट शीट की बात की है तो इसका कारण ये है कि पेशेंट को पता लगना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम्म मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या था। और बिल हम्म रिलेटेड जो मैटर है वो भी थर्ड पार्टी गवर्नमेंट को नजर रखनी चाहिए, उसमें एक ऑडिट का प्रावधान हो, और हर हम्म पेशेंट या पेशेंट पार्टी जब डिस्चार्ज होता है तो उसमें एक फीडबैक फॉर्म का प्रावधान हो, पेशेंट अपने हम्म तजुर्बे को उसमें लिख के दे, और वो कॉपी जो है एक नर्सिंग होम में रहेगी और एक सरकारी संस्थान के पास में जानी चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी ग्रीवांस होंगे उसको मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अगर नजर रखेगी तो मुझे लगता है कि प्राइवेट लोग भी जो है बेहतर ढंग से पेशेंट के प्रति हम्म उचित न्याय कर पाएंगे। अभी कई बातें जैसे एंटी वायरल दिया जा रहा है, उसका एक पत्ते की हम्म कीमत 3,500 रुपया है, और वही पत्ता हम्म बाजार में आपको 2,500 रुपए का मिलता है, पर आप बाहर से नहीं ले सकते। और एंटी हम्म वायरल मुझे लगता नहीं कि ये सरकारी प्रोटोकॉल में एक मैंडेटरी मेडिसिन है। और जो भी कोविड के अलावा भी चेस्ट में 20-50 तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, अगर वो वायरल इन्फेक्शन है तो पता लग जाएगा रिपोर्ट से, अगर वो बैक्टीरियल है तो उसका फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह भी चलाते हैं उस अनुरूप। तो इसके अलावा भी जैसे पेशेंट को वो मान लीजिए 100 ग्लव्स ला दिए, सैनिटाइजर ला दिए जी, अलग से थर्मामीटर पकड़ा दिया, और उसके अंदर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बॉडी स्वैप करने के लिए दे दिया, इसमें हजारों हजारों रुपए बेवजह से आज की तारीख में पेशेंट के खर्च हो रहे हैं। मुझे लगता है उससे बचा जा सकता है, क्योंकि ये कोरोना का पीरियड है, इस दौरान खाली इन चीजों से थोड़ा सा विरति रखने का अनुरोध है। आगे भी हम्म पिछले दिनों होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, बाद की बात है। ऐसा करने से मुझे लगता है, और डॉक्टर थोड़ा सा आगे बढ़ के मानविक दृष्टिकोण से अगर 5% रिस्क पे काम करता है तो पेशेंट और पेशेंट पार्टी को 95% का रिलीफ होता है। पर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां ये है कि आज जो है मेडिकल सेक्टर वो फुल्ली कमर्शलाइज्ड हो गया है, जबकि ये सर्विस ओरिएंटेड है। मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूँ, एडुकेशन एंड मेडिसिन या मेडिकल सेक्टर हम्म कैन नॉट बी फुल्ली कमर्शलाइज्ड। इनके अपने इथिक्स हैं, और इथिक्स को सम्मान देना है, और इथिक्स को हमने अपमानित किया तो उतना ही ज्यादा हमें खुद अपमानित होना होगा। और ये सही अवसर है सारे डॉक्टर्स के लिए कि अपने आप को साबित करें कि दे आर नॉट ओनली गुड डॉक्टर्स, गुड ह्यूमन आल्सो, जिसकी जरूरत है। और ठीक कहा इससे डॉक्टर उलट साहब जो आपने। मेरा
इससे जो उलट मेरा जो अनुभव रहा सरकारी अस्पताल में, मैं आपको नाम भी बताता हूँ। मैं चैंग हॉस्पिटल में था, एक आइडेंटिफाइड कोविड सेंटर है और वहाँ पे बिल्कुल अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। और मुझे सौभाग्य से एक केबिन भी मिल गया था। और वहाँ पे हम लोग कहते हैं सारी चीजें उतनी प्रॉम्प्ट नहीं होती, बावजूद उसके भी एक सिलसिलेवार तरीके से होती रहती है। चाहे वो रेपिटेड स्वैब टेस्ट हो या वहाँ एक्सरे करना हो, ईसीजी हो। ऐसा नहीं है कि आपको सारे दिन रात जो है सिस्टरें दौड़ रही हैं, पर आपको एक आइसोलेशन का अच्छा अवसर मिलता है। और सरकार की तरफ से जो है हर भर्ती होने वाले रोगी को जो आइसोलेशन में, उनको 3 टाइम खाने का भी अरेंजमेंट है। और उससे बेहतर सुविधा मुझे ये लगी कि पेशेंट अपने साथ मोबाइल रख सकता है और अपने घर से खाना भी मंगा सकता है। तो मैंने अपने घर से खाना मंगा के खाया, क्योंकि मैं डायबिटिक था और मुझे थोड़ा सुबह ब्रेकफास्ट जल्दी चाहिए। और इसके उलट प्राइवेट नर्सिंग होम वाले कहते हैं कि आपको मोबाइल नहीं रखना है। मोबाइल रखने में क्या परेशानी है, साइलेंट में अगर है तो। अगर घर वालों से अगर हम संवाद बना के रखते हैं तो उससे मुझे लगता है कि एक मेंटल रिड्रेसल होता है, मेंटल रिलीफ रहती है। वैसे आइसोलेशन में रहना, उसके बाद भी इन चीजों पर पाबंदी का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पर अच्छा लगा 2-3 दिन पहले केंद्र सरकार ने ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि हर कोविड पेशेंट अपने साथ में मोबाइल रख सकते हैं। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि कोविड पेशेंट अपने साथ मोबाइल रख सकता है। और आपने जो कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, जिसमें प्राइवेट नर्सिंग होम के बारे में आपने कहा, तो कुछ एक प्राइवेट नर्सिंग होम जहां आपका एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है कि आप एक डॉक्टर होने के नाते अपना जो अनुभव बता रहे हैं, वह कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर इस तरह की बातें हैं निश्चित तौर पे तो इन पर कहीं ना कहीं नजर देना और इनकी छानबीन करना, यह तो देखिए प्रशासन का कर्तव्य है। क्योंकि प्रशासन अगर इस पे कार्रवाई करती है या इन चीजों की जांच करती है तो हो सकता है कि कुछ राहत लोगों को मिले। और हमारा मकसद भी यही है कि आप जैसे लोगों को जो अनुभव ले चुके हैं इस दौर का, इस कोविड काल का, जिसमें आप होकर गुजरे हैं, और आपने जो कहा कि सरकारी नर्सिंग होम की व्यवस्था, तो ये भी एक काफी सराहनीय बात है, जो मुझे भी और भी कई जगहों से सुनने को मिली थी। मेरे कई मित्र हैं, उन्होंने भी बताया था कि सरकारी नर्सिंग होम, जो कोविड नर्सिंग होम है, वो काफी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। मेरे परिचित हैं, वो लोग ये भी कर रहे हैं कि उनके पास लगातार फोन वगैरह आते हैं, हालचाल पूछे जाते हैं, उनका अभी फिलहाल वो किस स्थिति में है, अगर घर में भी है तो उनसे रूटीन जो नियम है, नियमानुसार उनसे बातचीत होती रहती है। तो इसका मतलब है सरकार कहीं ना कहीं अच्छे कार्य कर रही है। मगर इसी के साथ साथ यह जो गैर सरकारी नर्सिंग होम का जो मुद्दा है, जैसे एम्बुलेंस के बारे में भी कई बातें आई है, ये हम तक आती है। अब ये कितनी सत्य है, कितनी मिथ्य है, यह तो खैर एक आप कह ले कि जांच का विषय बनता है, क्योंकि हम इसको पुष्टि नहीं कर सके। नहीं, मैं पुष्टि करता हूँ संजय जी इसको। मेरे को यहाँ एक प्राइवेट नर्सिंग होम से चांग हॉस्पिटल जाना था। एम्बुलेंस वाले ने 7,000 रुपए मांगे। ओके। एम्बुलेंस वाले ने 7,000 रुपए मांगे। पर इसी बीच जो हमारे भाई साहब आ गए गाड़ी लेके, और मुझे जो है चांग नर्सिंग होम तक वो पहुंचा के आए हैं। ये कहानियां है जी। 7,000 रुपए मतलब वहां से कितने किलोमीटर होगा ये चांग नर्सिंग होम? 3-4 किलोमीटर होगा। 3-4 किलोमीटर। तो नॉर्मल डे में इसका रेंट, इसका भाड़ा अंदाजन कितना हो सकता है? कितना, 50 रुपए हो जाएगा या ज्यादा 100 रुपए हो जाए, 100 रुपए हो जाएगा। नहीं, एम्बुलेंस का तो शायद 200-250-500 जो भी होगा, पर इतना नहीं होता जी। उसका तो मुझे लगता है, हाँ, उसका तो 10-15 गुना हो गया जी। हाँ, 15 गुना हो गया जी। और इसके अंदर में जो टेस्ट वगैरह जो हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में टेस्ट हो रहे हैं। मैं आज यहाँ पे घर में स्वस्थ हूँ इसलिए ऐसी बातें कह रहा हूँ, ये बात नहीं है। हम भी समझते हैं जी कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर ये टेस्ट वास्तव में प्रोटोकॉल के मुताबिक इतना ही आवश्यक है तो सरकारी हॉस्पिटल में भी होते हैं। वहां तो आज नहीं हो रहे हैं। तो वहां पे जो एक मिनिमम टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, वहां पे पेशेंट अच्छे होके आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को, मान लीजिए, जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, हाई शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो कोमोर्बिडिटी कहते हैं,
इस तरह के पेशेंट जो 100 में से 1 या 2 होते हैं, उन्हीं पेशेंट को जो है विशेष चिकित्सा की आवश्यकता होती है, उनको विशेष केयर की जरूरत रहती है। बाकी पेशेंट नॉर्मल कोर्स के अंदर में अपना जो एक एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको लेके भी स्वस्थ हो रहे हैं। अब मेन तो हो रहा है कि दिमाग में जो टेंशन आ जाता है, स्ट्रेस, वो स्ट्रेस से हम लोगों को बाहर रहना है। आपने आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की एक बहुत अच्छे पॉजिटिव इनपुट के साथ में कि हमें सकारात्मक रहना है। सकारात्मक रहने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा टीवी वगैरह और व्हाट्सएप वगैरह थोड़ा सा कम करना चाहिए। बहुत सारे इसमें ऐसे डाटा या डिटेल्स आते हैं जिससे हम लोग दिग्भ्रमित भ्रमित होते हैं, उसमें विभ्रांत की स्थितियां आती है और उससे हम लोग को थोड़ा सा दूरी बनाकर एक सकारात्मक सोच के साथ में हम लोग को 3 to 5 डेज का समय निकालना होता है और उसमें पर्सनल हाइजीन है, बढ़िया खाना खाना है। ये सारा खेल देखिए बॉडी इम्यूनिटी का है। मैं तो कहता हूँ कि सबको एक बार ये जो है माइल्ड कोविड हो जाए और उससे कम से कम जो एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी वो अपने आप हम लोग को आगे चल के सब लोगों को सुरक्षित रखेगी। और इस दौरान मेरे पर्सनल अनुभव के अंदर में एक बात मैं निश्चित तौर पे आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो मेरा मन कह रहा है कि हमारे पारिवारिक मित्र डॉक्टर पीएन सिन्हा और जिस रूप से पूरे परिवार के साथ में रहकर उन लोगों ने सुझाव दिया है और सारी परिस्थितियों को इंक्लूडिंग हमारे ब्रदर हैं, मिसेज हैं, बच्चे हैं, उनसे कई बार बातें कर कर उनको सांत्वना नहीं है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिस्कशन, इतना सकारात्मक उन्हें माहौल रखा, वास्तव में तारीफ काबिल है। वी विल बी ग्रेटफुल टू डॉक्टर पीएन सिन्हा थ्रू आउट द लाइफ। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, फैमिली फ्रेंड है, उनका बहुत सहयोग मिला, बहुत सहयोग मिला। डॉक्टर साहब मैं एक अब तो समय कम बचा है, मैं एक बात करना चाहूंगा। जैसे आप अब कोरोना से जंग जीत कर लौट चुके हैं और एक डॉक्टर भी हैं, तो आपके पास तो कॉल्स भी आते होंगे लोगों के कि डॉक्टर साहब इसको लेकर कुछ सजेशन मांगे जाते होंगे आपसे। हेलो, आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए संजय जी, जहां तक है मेरे काफी मित्र वर्ग हैं और जहां तक आपने फोन कहा ये भी लाजमी है, फोन भी काफी आते हैं, कई लोगों ने, बहुत सारे मित्रों ने हाल चाल पूछा है। देखिए मुझे व्यक्तिगत तौर पे जो अनुभव हुआ है, ये कोविड-19 या एक कोरोना जो है ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और इसको हम लोगों ने जो है आउट ऑफ द वे जाकर एक ऐसा चर्चा का विषय बनाकर इसी बीमारी को भारी भरकम बना दिया है और उतनी भारी भरकम बीमारी है नहीं। 100 में से 1 या 2 लोगों के लिए जिनके अदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, उनको देखिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बाद बाकी नॉर्मल कोर्स के अंदर में ज्यादातर पेशेंट ठीक रहे हैं। कुछ चीजों का इसमें ध्यान रखना है, जैसे गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है, इसमें जो भी उन लोगों ने मेडिसिन चलाया है, यहाँ पे ये एजिथ्रोमाइसिन का डोज दे रहे हैं। एजिथ्रोमाइसिन है, विटामिन सी है, बी कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर में विटामिन, ये आपको विटामिन डी भी दे रहे हैं। पर इतनी मेडिसिन है सिर्फ, इसके अलावा जो है गर्म पानी का सेवन करना चाहिए बार बार, और बल्कि गर्म पानी ही पीना चाहिए इस दौरान। और जो है अगर संभव हो तो जो है स्टीम वेपर कम से कम 3 या 4 बार हम लोग लें और जो है पौष्टिक हम आहार लें जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो, जिसके अंदर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। ये थोड़े से प्रावधान अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, लागू कर लेते हैं सिर्फ 5 या 7 दिन के लिए, तो कोरोना अपने आप जो है वो नेगेटिव हो जाता है और इसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसमें हम लोग ज्यादा लोगों से सुझाव न ले, कई बार लोगों के सुझाव बहुत अच्छे होते हैं, सकारात्मक असर डालते हैं और कई बार जो है नकारात्मक असर भी डाल देते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को जब तक हम लोग पॉजिटिव है, हम लोग को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी डरने की इसकी जरूरत नहीं है। मैंने भी सुना है कि बहुत सारे लोग जैसे किसी की थोड़ी सी भी अगर तबीयत खराब होती है तो काढ़ा पीने का, फिर ये कई चीजें जो घरेलू नुस्खे हैं वो बताते हैं। और कई लोगों का फिर कई लोगों से जब बातचीत होती है तो पता चलता है कि वो ज्यादा काढ़ा पीने के कारण बीमार पड़ गए। तो ऐसे भी बहुत सारी परिस्थितियां होती है, मुझे लग रहा है वो प्रैक्टिकल है। भगवान बुद्धा ने एक बात कही है, द एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज पॉइजन। जब भी हम किसी चीज का जो एक्सेस मात्रा में हम सेवन करेंगे तो वो अपने आप में जहर होता है। तो हम लोग अभी काढ़ा भी ले रहे हैं जी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथी, बहुत सारी चीजों को मिक्स कर रहे हैं।
काढ़ा जो है हम लोग बल्कि इस रूप से सेवन करें कि हम गर्म पानी पी रहे हैं, गर्म हम चाय के समान कुछ ले रहे हैं, इस रूप से काढ़ा का सेवन करेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी सोच है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अत्यधिक किसी चीज से भी बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर होने के नाते इस मामले में, जैसे अगर अभी जैसे कोविड काल चल रहा है, तो इस दौरान में किसी पेशेंट को अगर जरूरत पड़े तो आप क्या उन्हें फोन कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं क्या? मैं तो थ्रू आउट दी लॉकडाउन पीरियड अपना जो है मैं क्लिनिक करता रहा हूँ, और इस ज्यादातर केसेस उसके अंदर में हम लोग फोन पे ही करते थे, और जितने भी केसेस हम लोग अभी फोन पे जब कंसल्टेंसी देते थे वो सारे कॉम्प्लीमेंट्री होते थे, और 90% हमारे जितने पेशेंट होते थे वो सारे फोन पे ही होते थे, और जरूरत पड़ने पर हम लोग हफ्ते में 2, 3 या 4 दिन बड़े सीमित घंटे के लिए हम लोग क्लिनिक पे जाके क्लिनिक करते थे, क्योंकि डेंटिस्ट्री का काम बिना क्लिनिक संभव नहीं होता है, हमारी मशीनों की आवश्यकता होती है। और इस कंप्लीट जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति रहेगी, कोरोना काल बना रहेगा, मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज टू ऑल माय पेशेंट्स, मेरे अपने पहले के रहे हो या नए हो, सबको मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट रहेगा। बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर साहब आपने। इस वक्त में डॉक्टर मसीहा के रूप में है और कोविड वॉरियर भी हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे लिए। हमें भी सावधान रहना है। और डॉक्टर साहब, आपने जितनी बातें कही, मुझे लगता है दर्शकों के पास काफी इंफॉर्मेटिव चीजें गई हैं, इसलिए काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि वेरी गुड इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द पीपल, इस तरह के काफी मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो हमारा मकसद भी यही था। हमारा मकसद कोई ये नहीं है कि आपके द्वारा हम किसी का इलाज करें, लेकिन हम मानसिक तौर पे इलाज करना चाह रहे हैं लोगों का, और ये बताना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं कि कोरोना जो है वो इलाज हो रहा है, और उससे उबर कर लोग आकर अपना काम में जुट रहे हैं। और उनके साथ अब हमें भी मुख्य धारा में जुड़ना है, उनको एक्सेप्ट भी करना है। अब तो खैर मानसिकता काफी बदल गई है। शुरुआती दौर में तो बहुत ज्यादा टेंस था, हमारे पास फोन्स आते थे, हमारे बगल में कोरोना हो गया है, उनको आप उनकी फैमिली को आप भिजवाइए, इस तरह से फोन आते थे। लेकिन अब तो खैर कम हो रहे हैं, धीरे धीरे लोगों में ये सचेतना आ रही है कि घर में भी रहकर इलाज होता है। तो डॉक्टर साहब, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, काफी इंफॉर्मेशन आपसे हमें मिली है, और हमारे दर्शक भी मुझे आशा है कि कहीं ना कहीं संतुष्ट है आपसे बात करके। और मैं भी काफी रिलीफ महसूस कर रहा हूं अपने आप को, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इस तरह से लाइव में कोरोना से को हरा कर आने वाले एक पेशेंट से बात कर रहा हूं, जो अभी पेशेंट नहीं है, वो खुद ठीक हो चुके हैं और वो लोगों को सलाह भी दे रहे हैं अच्छा रहने की। और आपकी जो बातें हैं उन्हें मैं चाहूंगा कि कम से कम उन पर एक बार प्रशासन को अपनी नजर देनी चाहिए, जिससे कि कोरोना का डर तो खत्म हो ही गया है, साथ साथ यह एक जो बड़ा टेंशन है, जो एक बड़ा दर्द है लोगों के जहन में या दिल में, पैसे का, जो गैर सरकारी नर्सिंग होम में जो आपने कहा कि कुछ एक है ऐसे, मैं सबको तो नहीं कह पाऊंगा, कुछ एक हैं आपके कथनानुसार, तो उन पर भी कम से कम नजर होनी चाहिए। और जो आपने बताया कि जो रूल्स होने चाहिए, जो सिस्टम होने चाहिए, उनका फॉलोअप होना चाहिए। इसी के साथ मैं इस आज के कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं। अगर आप कुछ कहना चाहें दर्शकों से तो डॉक्टर साहब आप कह सकते हैं। इसमें एक मेरा सुझाव ये है, सरकार से विनती है, अनुरोध है कि जब हम लोग स्वाब टेस्ट करते हैं, स्वाब टेस्ट को हम लोग कहते हैं RT-PCR, मतलब रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये जो स्वाब टेस्ट होता है, कोविड का टेस्ट होता है, इसकी जब रिपोर्ट आती है, इस रिपोर्ट के साथ में साइकिल थ्रेशोल्ड TC का वैल्यू जरूर देना चाहिए गवर्नमेंट को। जितने भी संस्थाएं, डायग्नोस्टिक सेंटर या सरकारी अस्पताल जहां पे कोविड के टेस्ट हो रहे हैं, कोविड पॉजिटिव नेगेटिव लिखने के अलावा वो CT साइकिल थ्रेशोल्ड का वैल्यू भी जरूर बताए। वैल्यू ही ये निर्धारित करता है कि वो आदमी पॉजिटिव रहने के बावजूद भी संक्रमण फैला सकता है कि नहीं फैला सकता। इसलिए मेरी सरकार से विनती अनुरोध है कि पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा कम से कम वो CT का वैल्यू भी जरूर दे रिपोर्ट के साथ में, CT काउंट कितना है। उससे हम लोगों को काफी मदद मिलेगी समझने में कि
हम जो है पॉजिटिव होने के बावजूद भी हमसे इन्फेक्शन फैल सकता है कि नहीं है, ये एक मेरा अनुरोध है। और जितने भी दर्शक हैं, सभी प्रियजन हैं, मेरे मित्र हैं, सबसे मेरा अनुरोध है, कोविड जो है ये एक सर्दी जुकाम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा बुखार आता है और ये थोड़ी सी अलग किस्म की सर्दी जुकाम है, और इसलिए इसको अलग ट्रीटमेंट की आवश्यकता है जो अभी तक डिस्कवर हुआ नहीं है। और जो है सामान्य तौर पर थोड़ा सा प्रिकॉशन रखकर पॉजिटिव थॉट्स के साथ में हम लोग रहें, और जो भी गवर्नमेंट ने सुझाव दिए हैं उन पर हम लोग अमल करें। तो मुझे लगता है कि ये हम लोग कहते हैं कोविड वॉरियर, ऐसा कोई योद्धा वाली बात नहीं है, ये एक सामान्य बात है। जब कभी कोई कहता है कि कोविड वॉरियर तो लगता है कि कोई युद्ध लड़के आए हैं। ये तो मैं कहूंगा कि सब लोगों की दुआओं का असर है कि हम लोग स्वस्थ घर लौट आए हैं। और ये इसमें बहुत ज्यादा घबराने की, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। इसको सर्दी जुकाम ही माना जाए, और ये थोड़ा सा एक अलग किस्म का सर्दी जुकाम है। 99% केस में यही हो रहा है। 1% केस में जो कैजुअलिटी हो रही है वो सारे कोमॉर्बिड केसेस हैं। वहां पे आप देखेंगे पेशेंट की उम्र भी उनके ऑलरेडी पहले से ज्यादा जो है, कोई दूसरे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। और उसके अलावा जो कोविड के कारण जो डेथ हो रही है वो सिर्फ 1-2% है। ये पूरे नेशन वाइड डाटा है। तो इसलिए हम लोगों को ये मानना चाहिए कि हम 100 में से हम 98-99 में शामिल हैं, उस 1 या 2 में नहीं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप बहुत ही अच्छी बातें बता रहे हैं। अगर इन पर सरकार और जनता दोनों अमल करे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कोविड बहुत छोटा पड़ जाएगा हमारे सामने। खैर, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन सुरक्षा के जो उपाय सरकार द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं उन्हें भी हमें ध्यान में रखना है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले संस्करण में, और देखते हैं अगर कोई कोरोना योद्धा कोरोना को हरा कर लौटा सिपाही हमसे अगर जुड़ना चाहे तो वो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।